मतलब गोल क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, यानी कि स्ट्रेटजी। आप पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल करो। अब जैसे मान लो मुझे केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर का 4 टॉपिक पढ़ना है, मैं 4 टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया, बट फिर भी आपके पास, चूंकि अब आप तो देर कर चुके हैं, क्या आपको भी लगता है कि जुलाई से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना बहुत मुश्किल है? अगर हां तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट टेस्टेड टेक्निक बताने वाला हूं, स्टडी का एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जिस तरीके से अगर आप पढ़ लें अगर अभी से, तो आप निश्चित रूप से 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं अथवा टॉपर भी बन सकते हैं। साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस संग्रह। मेरा नाम है अनु सर और मैं आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छा टेक्निक बताने वाला हूं। रिक्वेस्ट होगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देख लीजिए, तब जाके आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा। चलिए हम बात करते हैं कि अभी का महीना जो है जुलाई स्टार्ट हो चुका है प्यारे बच्चों, और आपके पास कुछ महीने का समय बचा हुआ है। हम कैसे तैयारी करें? देखिए, सबसे पहला चीज मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद से 3 सवाल पूछो। कितने सवाल पूछना है? 3 सवाल पूछना है। पहला सवाल कि मुझे क्या चाहिए, मतलब गोल क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप चाहते क्या हो, क्योंकि जो भी जैसा लक्ष्य देता है उसके हिसाब से वो अपना एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देता है। सपोज मान लो किसी को 100 रुपए कमाना है तो वो 100 रुपए के लिए मेहनत करेगा। किसी को 500 रुपए कमाना है, वो 500 रुपए के लिए खूब मेहनत करेगा। किसी को 1000 कमाना है तो 1000 के लिए और मेहनत करेगा। उसी प्रकार से आप अपने से खुद से ये सवाल पूछो कि आपको क्या चाहिए, यानी गोल क्लियरिटी होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। दूसरा सवाल पूछो कि कैसे मैं इसे पा सकता हूं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यानी कि स्ट्रेटजी। तो पहला हो गया गोल क्लैरिटी होना चाहिए, दूसरा कि कैसे मैं इसे पा सकता हूं, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा सवाल कि इस चीज को पाने के लिए जितना डिस्ट्रैक्शंस है, जितना विचलित करने वाली चीजें हैं, क्या मैं उनका सैक्रिफाइस कर सकता हूं, क्या मैं उनका त्याग कर सकता हूं? जैसे सोशल मीडिया हो गया, फालतू का टाइम वेस्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या मैं उसका सैक्रिफाइस कर सकता हूं? यानी कि खुद से प्यारे बच्चों कमिटमेंट करना पड़ेगा। यानी मैं इस फॉर्मूले का नाम देता हूं GSC। GSC, जी से क्या हो गया? गोल क्लैरिटी, यानी आपका जो है गोल एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे भैया, यानी कि लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला सवाल पूछना है। दूसरा सवाल होना चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए कि मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं, जो मैं चाहता हूं उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। तीसरा चीज कमिटमेंट होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होना चाहिए? कमिटमेंट होना चाहिए खुद से कि क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं इस चीज को हासिल करने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस का त्याग कर सकता हूं, सैक्रिफाइस कर सकता हूं। अगर है तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बना करके, लगा करके स्टडी में हम अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहला हमारा काम है कि हमें अपना बोर्ड परीक्षा का एग्जाम पैटर्न समझना है। समझिएगा सभी लोग, जिस भी क्लास के बच्चे हैं, ये 10th 11th 12th सबके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो पहले उसका परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, सब्जेक्टिव कितने आ रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से आपका पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, पैटर्न क्या होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं 50% और 50% में आपका सब्जेक्टिव है। तो आप सबसे पहला फोकस करो एग्जाम पैटर्न पे। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा है, 50% है प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अब बच्चे यहां क्या गलती करते हैं कि वो बिना थ्योरी पढ़े ऑब्जेक्टिव लगाने चल देते हैं, तो कई बार वो तुक्का लगाने लग जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छे से चीजों को पढ़ना शुरू करो, लेकिन उससे पहले पहला काम है आपका कि आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद आपको अपना सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए।
सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। कहीं हम ऐसे चीजों को तो नहीं पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो सिलेबस का ज्ञान पता होना जरूरी है, सिलेबस का ज्ञान पता होना जरूरी है। तीसरा चीज कि जो भी सिलेबस है उसका हमारा स्टडी मटेरियल कौन सा बेस्ड है। स्टडी मटेरियल यानी कि अब स्टडी मटेरियल में आपके पास नोट्स हो गया, किताबें हो गई, वो चीजें होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, यहां पे कई बच्चे सोचते हैं देखिए कि सबसे शानदार जो मेन किताब है वो है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उसको ले लीजिए, उसको फॉलो करिए। एनसीईआरटी मुख्य है, उसके लाइन को पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर पढ़ पा रहे हो तो। या फिर इसके अलावा कई सारे रेफरेंस बुक भी है जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे है, और बोर्ड एग्जाम में जो जो चैप्टर है, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के नए पैटर्न में कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, लेकिन आप अपने बोर्ड परीक्षा में देख लीजिएगा कि आपकी में बोर्ड परीक्षा में बोर्ड के सिलेबस में वो चैप्टर हटा है या नहीं। ठीक है। दूसरा चीज, नोट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो आप खुद से बनाओ, सेल्फ बनाया हुआ नोट्स आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि नोट्स जो विद्यार्थी खुद से बनाता है वही बेहतर रैंक प्राप्त करता है या बेहतर अंक लाता है। आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कई बार क्या करते हैं, पीडीएफ प्रिंट करा लेते हैं, कहते हैं कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता है नोट्स बनाने का। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं सीधी बात कहता हूं कि आप नोट्स प्रिंट भी करा सकते हो, आप किसी दूसरे का नोट्स लेके डायरेक्ट पढ़ सकते हो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकल के आ पाएगा जो आप खुद से बनाकर ला सकते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। मतलब बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट जो आउटपुट चाहिए, जो आपको रिजल्ट खुद से नोट्स बना के मिलता है ना, वो किसी और से डायरेक्टली नोट्स लेने में नहीं मिलता है। तो हमारे एप्लीकेशन के साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, हम उनको ऑब्जेक्टिव प्रिंट कराने का ऑप्शन देते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव मत लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखने की चीज नहीं है, वो डाउनलोड कर लो फोन में, स्क्रॉल करके या फिर पढ़ते रहो, प्रिंट करा लो। बट नोट्स हम उनको खुद कहते हैं बनाने के लिए। हम अपने साथ जो हम स्लाइड पे लिख लिख के पढ़ाते हैं उससे कहते हैं कि आप नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ। अगर इस रेस में जीतना है तो सामान्य बच्चों से 2-4 कदम आगे भागना पड़ेगा, और आगे तब आप निकल पाओगे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत स्ट्रैटेजी होगी, तब आप आगे निकल पाओगे बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सेल्फ नोट्स बनाया हुआ आपको हमारे एप्लीकेशन पे प्रहार बैच में हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बेहतर मिल जाएगा। जो हाथ से लिखा हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है, आप उससे नोट्स बना सकते हो, ये मैं रिकमेंड कर दिया। अब चलिए, अब इन 3 चीजों के बाद जो हमारा मेन स्मार्ट टेक्निक है वो क्या है सर, स्ट्रेटजी बताइए। अब देखो प्यारे बच्चों, मेरी बात को गौर से सुनना। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सबसे पहली चीज कि आपको जब भी स्टडी करना है, आप पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल करो। बहुत सिंपल सा पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। ये टेक्निक मैं इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया हूं, और अपने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को, जो साइंस संग्रह ऑफिशियल का इंस्टाग्राम पेज है, मैं चाहूंगा आप लोग जरूर उसे फॉलो करके जुड़ जाएं उससे भी, ताकि मैं ऐसी टिप्स देते रहता हूं छोटा छोटा। अगर आपके पास अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो मिसयूज मत करिएगा, किसी भी चीज का यूज करना सीखिएगा, ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप लंबे समय तक मत बैठो। ये नहीं कि 2 घंटा लगातार बैठ गए, 3 घंटा लगातार बैठ गए। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन थकता है। ब्रेन को जितना स्वस्थ रखोगे, ब्रेन को जितना रिलैक्स रखोगे, ये उतना जल्दी चीजों को कैप्चर करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो इसको जितना ज्यादा है रिलैक्स रखो, थकने नहीं देना है इसको। और अगर हम लगातार किसी एक चीज पे फोर्सफुली ध्यान देंगे, बलपूर्वक ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे क्या होगा, थकान, जोर पड़ता है, उससे थकान होता है उसको, और उस कंडीशन में नींद भी आती है हमको, क्योंकि ये पूरा रिलैक्स चाहता है। तो पढ़ते वक्त नींद आने की एक बहुत बड़ी बीमारी काफी बच्चों की होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। उसका ही सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप 30-35 मिनट पढ़ो, 30 से 35 मिनट, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 40 मिनट पढ़ाई करो, स्टडी करो, मिनट पढ़ो, और उसके बाद 10 मिनट का सीधा ब्रेक लो। 10 मिनट का ब्रेक लो, सीधी बात, नो बकवास, एकदम सीधी बात मैं बता रहा हूं मेरे भैया, ध्यान से सुन लो। अब जैसे मान लो मुझे केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर का 4 टॉपिक पढ़ना है, मैं 4 टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया, और हमें 35 मिनट में हम जितना पढ़ पाएंगे
उतना पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का एकदम ब्रेक ले लेंगे, मूड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। अब ब्रेक लेने का मतलब कि हम जहां पे बैठे हैं वहीं पे बैठे नहीं रहना है, आपको वो जगह छोड़ देना है, चाहे आप जहां पे भी पढ़ाई करते हैं। कोशिश करिएगा आप टेबल चेयर के साथ पढ़ने बैठिएगा, क्योंकि उसमें हमारा जो बॉडी है एक अलग मुद्रा में होता है, चीजें लर्निंग का फेज होता है, आराम बहुत नहीं मिलता है, नहीं तो नींद की दुनिया में हम चले जाते हैं। इसलिए टेबल चेयर अगर है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो खटिया चरपाई जो भी है, चौकी है, पलंग है, नीचे चटाई बिछा के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, बट बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, इधर पेन वेन नहीं होना चाहिए, दर्द वगैरह, उस परिस्थिति में पढ़िएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि प्यारे बच्चों, जब भी आपको ब्रेक लेना है आप जगह छोड़ दीजिए, वहां से उठ करके थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, टहल लीजिए, थोड़ा पानी हल्का पी लीजिए, एक दो गाना उसी बीच में सुन लीजिए, हल्का सा मम्मी से बात कर लिए, पापा से बात कर लिए, थोड़ा सा माइंड हमारा वहां से हट करके रिलैक्स की दुनिया में चला गया, थोड़ा अच्छा लगा। फिर अगला फिर पढ़ने बैठना है, फिर हम बैठेंगे। अब हमने अपना सेट कर लिया कि अब फिर इसके बाद का टॉपिक पढ़ना है या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम फिर उसमें पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, 35 मिनट पढ़ने तक। ऐसे क्या होगा कि आप चीजों को पढ़ते जा रहे हो और थक भी नहीं रहे हो। अब लगातार एक ही बार पढ़ने बैठ गए, 3 घंटा पढ़ना, ये सब बेवकूफी मत करिएगा। अगर आप कर पाते हैं तो फिर हम क्या ही हम बोले, बस ये हमारा जो है ये तरीका है कि आप इस चीज को फॉलो करो, पोमोडोरो टेक्निक। दूसरा चीज में प्यारे भाई जो बहुत जरूरी है, देखो आपको अभी से सिलेबस कवर करने की चिंता नहीं करनी है। अब आप कहोगे सर ये क्या बेवकूफी वाली बात कह दिया आपने, हाँ मास्टर हो के ये बात कह रहे हो कि सिलेबस कवर नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आपको सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको सिलेबस का मास्टर बनना है। आप कहोगे अरे वाह ये बात है जी, आपको सिलेबस का मास्टर बनना है। इसका मतलब क्या है सर? देखो प्यारे बच्चों, जो भी आपके सब्जेक्ट में चैप्टर्स हैं, जितना भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर से ये पता करो कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी उस चैप्टर का वेटेज क्या है, वो कितना नंबर का चैप्टर पूछा जाता है वहां से प्रश्न। तो सबसे पहले मार्क करो उन चैप्टर्स को जो ज्यादा नंबर वाले हैं, मार्क करो सबको जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो अभी से आपको यह टेक्निक लगाना पड़ेगा, क्योंकि समय जितना है उतने में बेहतर करने के लिए कुछ अलग चाल चलना पड़ता है। तो आपको मार्क करना है, टिक मार्क करना है उन सभी चैप्टर को जो ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसको क्या करो, उसी को पहले पढ़ना शुरू करो, उसको पहले पढ़ना शुरू करो। बहुत कम ऐसा चैप्टर होता है जो इंटरलिंक रहता है एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो वो अगला समझ में नहीं आएगा, ऐसा बहुत कम ही रहता है, 2-4-5%। कोई टॉपिक एक दो रहता है वैसा, बट फिर भी आपके पास, चूंकि अब आप तो देर कर चुके हैं, तो मुमकिन है चीजों को करना। तो आप ज्यादा मार्क चैप्टर, जिस चैप्टर के ज्यादा मार्क्स वाला, जो मार्क्स वेटेज जिसका ज्यादा है, ज्यादा नंबर का सवाल जहां से पूछा जाता है, आप उसको मार्क करो और उसको पढ़ना शुरू करो, उसको पढ़ना शुरू करो प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां से आप 80% नंबर ला सकते हैं आराम से, सिर्फ उन सभी को पढ़ करके। और मैंने आपको बता दिया इसके लिए जो भी चीजें, नोट्स वगैरह चाहिए, क्लासेस। प्यारे बच्चों, साइंस संग्रह एप्लीकेशन जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, 10th 11th 12th सभी के लिए बेहतर शिक्षक, बेहतर स्टडी मटेरियल, बेहतर अनुभवी शिक्षक भी प्रदान करता है आपको। और मैं खुद भी पढ़ाता हूं और मेरा पिछले 9 से 10 सालों का एक्सपीरियंस इसी में है, बिहार बोर्ड में ही। सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे पहली बार साइंस संग्रह ही है जो बिहार के बच्चों के लिए बहुत समर्पित होकर के मेहनत करता है, और उनका उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा। कई सारे बच्चे टॉपर्स बने हैं, कई सारे बच्चे आज अपनी अपनी दुनिया में बेहतर कर रहे हैं। कोई टेक्निकल दुनिया में बेहतर कर रहा है, कोई आर्मी एयरफोर्स में ज्वाइन करके अपना वहां पे एकदम मस्त है, कोई नीट की तैयारी में सफल होकर के, नीट क्रैक करके डॉक्टर एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है। ऐसे भी बच्चे हैं जो आज हमसे बात भी करते हैं। कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, हर बच्चे अलग अलग। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। तो अब बारी आपकी होगी। मैं जरूर चाहूंगा, मैं ये प्रमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, कि अगर आप भी चिंतित है तो अभी से हमारे उस प्रहार बैच को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। साइंस संग्रह ऐप एक बार विजिट करिए, वहां पे फ्री नोट्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज प्यारे बच्चों, आपको 3R फॉर्मूला याद रखना है। RRR।
अब इसका मतलब क्या है सर, आपको अब ये सारा जब चीज आपने कर लिया तो एक आर का मतलब हो गया रीडिंग। अब रीड करना है क्या भैया, नोट्स। नोट्स पढ़ना है आपको, नोट्स पढ़ना है। और अगर कहीं फंस रहे हो तो बुक्स भी पढ़ लेना, हेल्प मिल जाएगा वहां से। अगर किसी भी टॉपिक में फंसे तो तुरंत किताब की लाइन पढ़ लिया। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है प्यारे बच्चों, रिकॉल करना। आर से रिकॉल, 3 आर का फॉर्मूला है। पहला कहता है रीड करो यानी कि पढ़ो, दूसरा कहता है रिकॉल करो। देखो कई बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होता है, अधिकांश बच्चों के साथ, 80% स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है। हम लोग भी जब स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं आज भी स्टूडेंट हूं, आज भी पढ़ता हूं, मेरे अंदर का वो है, सीखने की चीजें हैं, मैं सीखते रहता हूं और मैं चाहता हूं ये चीजें आपके अंदर भी हो, जिज्ञासा सीखने की। तो अधिकांश बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि सर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जब आप समझाते हैं तो समझ में आ जाता है, कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं, तो क्या करें। देखो जब भी आप किसी भी चीज को सीखो तो उसको रिकॉल करो, यानी कि खुद से बोलना शुरू करो। अगर मान लो मैं आपको हेनरी का नियम समझा दिया, हेनरी का नियम समझा दिया और आप समझ गए, तो आप जब समझ गए, किसी भी चीज को पढ़ लिए, तो ये चीज याद रखिए कि आपको अब से क्या करना है, रिकॉल करना है, उसे बोलना है। आपको बंद कमरे में या जहां पे भी आप पढ़ते हो, इस तरीके से आप उसको बोलो, एक्सप्रेस करो जैसे आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो। आप उस वक्त टीचर बन जाओ कि चलो मैं समझा रहा हूं सबको, देखो ऐसे ऐसी चीजें होती है, जब ऐसे ये होता है, जब किसी द्रव में गैस घुलाते हैं तो इसकी विलेयता बढ़ती है, किस सिचुएशन में किस सिचुएशन में घटती, ऐसा बोलना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और वो चीजें हम इतना बार रिकॉल कर लेते हैं कि वो मेरे दिमाग में लंबे समय तक फिट हो जाती है। तो इसलिए रिकॉल बहुत जरूरी है। तो प्रॉमिस करना मेरे से और खुद से कि आज से आप जो भी चीजें पढ़ोगे उसको बोलोगे। जो भी पढ़ लिए, जो भी चीजें याद कर लिए, समझ गए, तो एक बार बोल दो उसे और समझ समझ के बोलो। जरूरी नहीं है कि टीचर ने जैसा नोट्स में लिखा है, लाइन लिखवा दिया, डिफिनेशन, वैसे ही पूरा एक एक शब्द बोलना है, नहीं। उसका भाव समझो, उसका अर्थ समझो, मीनिंग कहना क्या चाहता है और उसको अपने शब्दों में व्यक्त करो ना। कोई नहीं काट सकता है आपका आंसर अपने शब्दों में। भाई जब आप एग्जाम देने जाते हो तो सबसे ऊपर पेपर पर निर्देश लिखा रहता है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, उसमें लिखा रहता है यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो आप अपना शब्द जरूर क्रिएट कर सकते हो। तीसरा जो आर है प्यारे बच्चों, वो है बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भैया, रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है चीजों को वापस नोटबुक को देखना, पढ़ना, पन्ने पलट के देख लेना, रिवाइज कर लेना। अगर मान लीजिए मैं आज किसी टॉपिक को पढ़ता हूं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं कितने दिन तक याद रखता हूं। कल भी मुझे याद है, परसों भी याद है, मैं 5 दिन तक अगर याद रखता हूं, छठा दिन से भूलने लगता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि छठा दिन जैसे आएगा मैं रिवाइज कर लूंगा। मैं एक रूल बना लूंगा, एक नियम बना लूंगा कि हर 5वां दिन हमें हर टॉपिक का रिवीजन ही करना है, हर सैटरडे केवल रिवीजन करना है, या हर संडे केवल रिवीजन करना है। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ पीछे का पढ़ा हुआ रिवाइज करूंगा। और अधिकांश बच्चे, 90% बच्चे यहां पे फेल हो जाते हैं, रिवीजन करने में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही बच्चे अच्छी कैटेगरी में चले जाते हैं, टॉपर्स की श्रेणी में चले जाते हैं, और बाकी के बच्चे सामान्य की तरह बन जाते हैं, क्योंकि वो रिवीजन पे अपना वो चीज नहीं जमा पाते हैं, रिवीजन पे पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, रीडिंग करना है, रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। चौथी चीज, ये सब कुछ करने के बाद प्यारे बच्चों आपको राइटिंग भी करनी है, यानी कि लिखना है। और बिल्कुल लिखिएगा, लिखने से क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी सही होती है, आप कितना गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, ये पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो। तो राइटिंग विद टीएम, टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको ध्यान रखना है, तभी आपका स्पीड जो है प्यारे बच्चों बरकरार रहेगा। तो लिखने का जब तक हम प्रैक्टिस अभी से नहीं करेंगे तो परीक्षा में पता चलेगा हम पीछे हट गए, पता चला एक एक क्वेश्चन को लिखने में 10-10 मिनट लग गए, अरे बाप रे बाप। यही चीजें अभी से बरकरार करनी है, तो अभ्यास से ही चीजें संभव हो पाएगी। पांचवी चीज, सिर्फ पढ़ने के पीछे पागल नहीं होना है, सिर्फ पढ़ने के पीछे पागल नहीं होना है, ध्यान रखना है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें। मैं आप लोगों से कहता हूं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक सही टाइम टेबल बना लेना, एक सही टाइम टेबल बना लेना, ये खुद से बनाना। और मैं कहता हूं कि अब टाइम टेबल घंटा के हिसाब से नहीं कि 10 घंटा 8 घंटा नहीं,
साइड करो अब इसको, अब वो समय नहीं रहा। अब आप टॉपिक वाइज पढ़ो कि आज मुझे केमिस्ट्री का इस चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, जितना देर लगे। 2 घंटा में हो गया तो वेल एंड गुड, अगर 4 घंटा लग रहा है तो 4 घंटा देंगे। तो आप टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाओ, टॉपिक वाइज बना लो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, जितना देर लगेगा वैसे लगेगा। या अगर आप 6-7 घंटे का बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। समय दिन का हो तो भी अच्छा, रात को हो तो भी अच्छा। कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सुबह उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है। सुबह अगर उठ करके पढ़ना है तो रात को समय से सोना जरूरी है, 10 बजे सो जाइए, 11 बजे हार्डली सो जाइए। रात को सोते वक्त ध्यान रखिएगा, मोबाइल की दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, स्क्रॉलिंग करते रहिएगा, नींद नहीं आएगी। इसलिए पढ़ते पढ़ते थकते हुए सो जाइए, वो अच्छा लगेगा। नींद जब पूरा हो जाएगा, सुबह 4 बजे उठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चीजों को पढ़ना, जो आपका टफ सब्जेक्ट लगता है, जो हार्ड लगता है, उस पर ज्यादा समय दो, और जो आपका बहुत अच्छा है उस पर थोड़ा कम भी जाएगा तो मैनेज कर लोगे। तो टाइम टेबल। छठी चीज, सिर्फ पढ़ाई के पीछे पागल नहीं होना है, आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपका खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छा कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा इंग्लैंड से खाना आपका आएगा, थोड़ी, ऐसा नहीं है। जो है घर में, नमक दाल रोटी चावल जितना है, जो विधाता ने दिया है, समय पर खाना है। जो भी है वो समय पे खाइए। एक्सरसाइज करिए, सुबह उठ करके मेडिटेशन करिए, आधा घंटा अपने आप पर समय दीजिए, मेडिटेशन करिए। अगर खेलते हैं तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लिए, यानी कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिएगा, बहुत अच्छी चीज है। फिजिकली कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, अच्छा नींद लीजिए। नींद बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, सोना पर्याप्त है, कम से कम 6 से 7 घंटा से कम नहीं सोना है आपको, इतना घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम का जो डेट है, टेंटेटिव, जो एक अनुमानित डेट है, वो फरवरी स्टार्टिंग वीक में आपका एग्जाम होगा। फरवरी के पहले सप्ताह से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो उसके पहले आपको दिसंबर तक का समय है। जनवरी पूरा रिवीजन में हम लोग ले जाएंगे और फरवरी में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद लास्ट मार्च या फिर स्टार्टिंग के अप्रैल तक, लास्ट मार्च तक ही कोशिश करिए, मतलब ये उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी आता है। तो साथियों, अगर आप इस स्मार्ट टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते। देर से पढ़ाई भले ही आपने शुरू किया है, लेकिन इस स्मार्ट स्टडी टेक्निक के साथ आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। तो लास्टली यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा मुझे, ताकि मैं आपको बेहतर मार्क्स दिला के ही रहूंगा अथवा आपको टॉपर्स बना के ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट। आपका कमेंट चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ एग्री करते हैं तो भैया कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लिख दीजिए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम टॉपर लोडिंग, लिख दो बोर्ड एग्जाम टॉपर लोडिंग कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों। साइंस संग्रह ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और बैच ज्वाइन करिए, मजे से पढ़ाई करिए, बेहतर तरीके से आपको सारी कुछ चीजें दी जा रही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।